तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 2 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। और बहुत सारे प्रश्न आज हमारे पास में आ गए हैं। काफ़ी सारे लोगों ने प्रश्नों को हाथों से लिख करके भेजा है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ में नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, जिससे कि आगे जितने भी प्रश्न आने वाले हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें, सारी वीडियो पहुंच सकें। और आगे हम एमपी आबकारी और एमपी पुलिस की भी क्लासेस शुरू करने वाले हैं, उसका भी नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि भाई आज किस किस कितने अच्छे नंबर आए हैं और किन किन लोगों ने हमारे पास में प्रश्न भेजे हैं। यहाँ पर एक भैया का देखिए नाम तो यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन इसमें नाम लिखा था, लेकिन बहुत छोटा है तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन उन्होंने काफ़ी सारे प्रश्न भेजे, 178 नंबर आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने हमारे इस एग्जाम एनालिसिस अच्छे से देखे थे और जो है पीडीएफ भी ली थी, जिससे कि इनको बहुत फ़ायदा मिला है। 172 नंबर इन भैया क्या हैं, इन्होंने भी सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। ठीक है, इसके बाद में ये दीदी का नाम देखो, ये क्या ऐसे कुछ नाम है, लेकिन इनके भी बहुत अच्छे नंबर आए हैं और काफ़ी सारे प्रश्न भी इन्होंने भेजे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिसका भी ये स्क्रीनशॉट है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर सुप्रिया राजपूत दीदी का नाम है और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं। इनके 163 नंबर आए हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स भी ले रखे हैं। उसके बाद में ये दीदी ने भी काफ़ी प्रश्न भेजे हैं हाथों से लिख करके। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा गुप्ता जी 149 नंबर आए हैं, काफ़ी सारे प्रश्न भी इन्होंने लिख करके भेजे हैं। उसके बाद में सानिया खान जी 182 नंबर इनके आए थे, इन्होंने भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। तो आप यहाँ पर एक कॉमन चीज़ देख रहे होंगे कि जिन लोगों ने सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं उनके बहुत अच्छे 172, 163, 168, 180, 182 तक नंबर आ रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक सुपर सिलेक्शन नोट्स नहीं लिए हैं तो तुरंत सुपर सिलेक्शन नोट्स ले लीजिए और बढ़िया से तैयारी करके एग्जाम देने जाइए। आप भी 170 प्लस स्कोर करके आएंगे। ठीक है, सुपर सिलेक्शन नोट्स लेने का बहुत सिंपल तरीका है, कुछ खास करना नहीं है। ये आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको मात्र 199 रुपए का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है 7052547003। और जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। तो अभी आप लोग सुपर सिलेक्शन नोट्स मंगवा लीजिए। आपके एग्जाम में 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, लेकिन अगर आप अपने नंबरों को इन्हेंस करना चाहते हैं, कम से कम 15 से 20 नंबर बढ़ाना चाहते हैं, तो तुरंत आप लोग सुपर सिलेक्शन नोट्स ले लीजिए। ठीक है, सुपर सिलेक्शन नोट्स में आपको सब कुछ मिलेगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारे 7 ब्रह्मास्त्र। जिन लोगों ने ये 7 ब्रह्मास्त्र कंप्लीट कर लिए हैं उनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो आप भी ये ब्रह्मास्त्र और सुपर सिलेक्शन नोट्स कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं, मात्र 199 रुपए हैं। चलिए भाई आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले पोषण एवं स्वास्थ्य। जिन लोगों का नाम लेने से भाई रह गया है वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने नंबर बता सकते हैं, अगली वीडियो में उनका नाम ले लेंगे। अब देखो आज जो प्रश्न आया था वो थोड़ा सा घुमा करके पूछा था कि क्लोस्ट्रिडियम जो टिटेनी है वो किस रोग का जीवाणु होता है। ठीक है, पहले डायरेक्ट पूछते थे कि भाई टिटनेस के जीवाणु का नाम बता दो। अब आपसे जीवाणु का नाम दे रहे हैं और आपको बीमारी बतानी पड़ रही है। तो चलिए देख लेते हैं और डिटेल में सारी चीजें बताते हैं। देखो, तो क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी जीवाणु जो है वो टिटनेस, जिसे हम धनुष्तंभ भी कहते हैं, नामक गंभीर बीमारी का कारण बनता है, जो मांसपेशियों में ऐंठन और अकड़न पैदा कर देता है। अब ये टिटनेस होता क्या है, तो टिटनेस एक संक्रामक रोग है जो क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी नामक जीवाणु की वजह से होता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, तो यह जीवाणु मिट्टी, जानवरों के मल और मानव के आंतों में भी पाया जाता है। अब कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके ये बताना है कि टिटनेस के लिए कौन से 2 टीके लगाए जाते हैं। वो दोनों टीकों के नाम, एक गर्भवती महिला को 2 टीके लगाए जाते हैं टिटनेस के, उन दोनों टीकों का नाम क्या होता है, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज का ये पहला प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, और ये जो जीवाणु है वो आमतौर पर खुले घावों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। आप देखते होंगे अगर आपको लोहे से चोट लग जाती है या फिर कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो आपको यही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वो जो टिटनेस का इंजेक्शन महिलाओं को गर्भवती जब होती हैं उस टाइम जो लगाया जाता है, उन दोनों टिटनेस के इंजेक्शन को हम क्या कहते हैं। ओके, चलिए इसके लक्षण क्या है। देखो, टिटनेस के लक्षणों में मांसपेशियों में ऐंठन होगा, जबड़ा और गर्दन की मांसपेशियों में अकड़न, इसी को हम लॉक जॉ रोग भी कहते हैं, जबड़ा बंद रोग भी जो है रोग भी कहते हैं, यही इसका भी नाम हो जाएगा। ठीक है, रोकथाम कैसे करें भैया, तो टिटनेस से बचाव के लिए टीकाकरण सबसे अच्छा तरीका है। जैसे ही चोट लगती है तुरंत टिटनेस का टीका लगवा लीजिए। अभी हमने कल ही लगवाया। ठीक है, कल हमें लोहे से चोट लग गई, एक जो कील थी वो हमारे हाथ में घुस गई। लेकिन भैया देखो हम रोज पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, हमको पता है अगर टिटनेस हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, जबड़ा लॉक हो जाएगा, तुम्हारा एग्जाम एनालिसिस कैसे करा पाएंगे। आगे तो बहुत सारी क्लास करवा
करवानी है, एमपीएसआई की क्लास करानी है, आबकारी की क्लास करानी, कैसे पढ़ा पाएंगे? तो फिर आप लोगों का ख्याल होते ही हम सीधे गए डॉक्टर के पास में। भैया हमने कहा भाई टिटनेस का इंजेक्शन एक लगा दो, हमारे ऐसे चोट लग गई है, बच्चों को पढ़ाना है हमको, ठीक है ना। तो ये आप लोगों की वजह से गए हम टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने। चलिए खैर ये मजाक की बात है। अगर आपको चोट लगती है तुरंत टिटनेस का इंजेक्शन लगवा देना चाहिए। 48 घंटे के भीतर आप यह इंजेक्शन लगवा सकते हैं। देखो, एक प्रश्न आपका आया था, अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है और खांसी जुकाम है तो कौन सी बीमारी हो सकती है, किस बीमारी की आशंका है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें सारे ऑप्शन को एलिमिनेट करके एक ऑप्शन बच रहा था जो था टीबी, और यही टीबी ही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अपन को इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देख लेना है, क्योंकि अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो डिटेल से ही पूछे जा रहे हैं। और अच्छी बात तो ये भैया, आज ईएमआई के प्रश्न नहीं आए हैं, किस्त वाले प्रश्न नहीं आए। कल वालों से कुछ दुश्मनी थी उनकी, ठीक है ना, दोनों शिफ्ट में एक एक ईएमआई के प्रश्न पूछे थे। आज तो खैर नहीं आए हैं मैथ में, ठीक है। अगर आए हो तो भैया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बाकी दीदी लोगों ने तो भेजे नहीं है। देखो, तो टीबी एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। और ये सांस लेने में दिक्कत कैसे पैदा करता है? तो देखिए, टीबी मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, जिसमें सांस लेने में कठिनाई, खांसी, बुखार और सीने में दर्द जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये आज का दूसरा प्रश्न बताना है, टीबी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आज का दूसरा प्रश्न। चलिए, देखो, हीमोग्लोबिन वाला घुमा करके पूछ लिया है। हमने इसके बारे में आपको पहले भी डिटेल में जानकारी दी थी। पूछा है कि हीमोग्लोबिन तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? आरबीसी के बारे में कितनी बार हमने आपको बताया था कि आरबीसी क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ में मिल करके और हृदय तक अपनी ऑक्सीजन को पहुंचाता है। हृदय उसको जो है बराबर बराबर सारे अंगों को पहुंचा देता है। तो यही आपसे पूछा है कि हीमोग्लोबिन तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो आरबीसी जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को देता है, फिर हीमोग्लोबिन और आरबीसी ये दोनों मिल करके सीधे हृदय तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करते हैं। आज का तीसरा प्रश्न, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये 3 प्रश्न हम डेली आपसे पूछते हैं। फिलहाल इस प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देख लेते हैं। देखिए, तो हीमोग्लोबिन तक ऑक्सीजन लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी की मदद से पहुंचता है, ठीक है। जहां ऑक्सीजन फेफड़ों में मौजूद कोशिकाओं से रक्त में प्रवेश करती है और फिर हीमोग्लोबिन से जुड़ करके पूरे शरीर में इसको पहुंचा दिया जाता है। हृदय के माध्यम से हृदय इसको पंप करता है, वहां पर फिर आरबीसी और हीमोग्लोबिन ये दोनों लोग मिलकर के सीधे ऑक्सीजन को अन्य अन्य ऊतकों तक पहुंचा देते हैं। आ गया समझ में? सभी ऑर्गन्स को जो है ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम किसको पचाने में मदद करता है? तो अग्नाशय से बहुत सारा एंजाइम निकलता है, तो वो एंजाइम किसको पचाने में मदद करता है? आइए देख लेते हैं। देखो, तो अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम जैसे एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीज क्रमशः कार्बोहाइड्रेट यानी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, लाइपेज वसा को और प्रोटीज प्रोटीन को पचाने में मदद करते हैं। इनमें से ही कोई एक ऑप्शन दिया गया होगा। देखो ऐसा है, सेम टू सेम प्रश्न किसी को नहीं याद रहते हैं, बड़े बड़े प्रश्न दिए जाते हैं। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसा प्रश्न एग्जाम में आया था एक शब्द वैसा कोई बता दे, तो भाई कोई नहीं बता सकता, ठीक है। क्योंकि लोग प्रश्न याद करने नहीं, प्रश्नों को सॉल्व करने जाते हैं। लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि सर प्रश्न पूछा गया था कि अग्नाशय से निकलने वाला कोई एंजाइम का नाम दिया था और ये पूछा गया था कि वो किसको पचाता है। तो 3 एंजाइम निकलते हैं, एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीज, और इन किसको किसको पचाते हैं? तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, लाइपेज वसा को, प्रोटीन प्रोटीज को पचाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। देखो, एमाइलेज या कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, लाइपेज या वसा को तोड़ता है, और प्रोटीज नामक जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड में तोड़ देता है। और ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम होते हैं ये भी प्रोटीन को पचाने में मदद करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। विटामिन के की वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है? 4 बीमारियों के नाम दिए गए थे, विटामिन के बारे में आपसे पूछा गया है। आइए देख लेते हैं। वैसे आपको बता दें, विटामिन की एक सीरीज हमने चालू कर रखी है, जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से सर्च करना, उसको जरूर फॉलो कर लेना। वहां पर हमने विटामिन की सीरीज चालू कर रखी, ABCDE, ये 5 विटामिन हमने करा रखे हैं रील्स के माध्यम से। सारे विटामिन को आपको देख करके जाना। उसमें हमने बताया भाई विटामिन किसकी कमी से, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, कहाँ पर मिलेगा, कौन कौन से स्रोत हैं, किसमें घुलनशील है, ये सब बता रखा है। तो वो आप लोग जरूर देख करके जाना। चलिए, देखो, सबसे बड़ी बीमारी विटामिन के की वजह से होती है रक्तस्राव, यानी कि अगर कहीं पर चोट लग गई तो उस चोट से रक्त बह रहा तो फिर बहता रहेगा, बंद नहीं होगा। अगर विटामिन के की कमी है, यहाँ पर रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम रक्तस्राव कहते हैं, हेमरेज भी इसको कहते हैं। देखो, विटामिन के की कमी का मुख्य लक्षण है हेमरेज होना, विटामिन के की कमी का मुख्य लक्षण है। इसके अलावा विटामिन के की कमी से ये भी समस्याएं हो सकती हैं। कौन कौन सी समस्याएं? देखो, त्वचा पर चोट लगने के कारण लगातार रक्तस्राव होता रहेगा, नाक में से खून बहेगा, घाव लग गया तो रक्तस्राव होता रहेगा, पेट या आंत में रक्तस्राव होगा, उल्टी में खून आएगा, पेशाब या मल में खून दिखेगा, मल काला होगा, नवजात शिशुओं में मस्तिष्क के भीतर आसपास जानलेवा रक्तस्राव हो सकता है अगर विटामिन के की कमी होती है तो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखो,
अगला प्रश्न है पहाड़ी क्षेत्रों में पोषण की सुविधा को कैसे पहुंचाया जा सकता है। अब देखो पहाड़ों में पोषण को आप कैसे पहुंचाएंगे, यह आपसे पूछ रहा है। पहाड़ों में इतना आसान भी नहीं है कि सारी चीज़ें पूरक पोषण आहार हम पहुंचा दें, तो वहां पर हम पोषक आहार कैसे पहुंचा सकते हैं। देखो पहाड़ी क्षेत्रों में पोषण की सुविधा पहुंचाने के लिए स्थानीय खाद्य उत्पादन को बढ़ावा दीजिए। जैसे कि अगर आप कश्मीर में देखेंगे तो कश्मीर में सबसे ज़्यादा सेब होता है, तो उनको बताइए भाई सेब से ये प्रोटीन मिलता है, ये चीज़ें मिलती हैं, ये विटामिन मिलता है, आपको सेब जरूर खाना चाहिए। तो वहाँ का पोषण आहार क्या हो जाएगा, सेब हो जाएगा। ठीक है, और भी जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में जो वहाँ के लोकल खाद्य पदार्थ हैं उसको बढ़ाने में, उसके उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करना। पोषण संवेदनशील कृषि में हस्तक्षेप करना, यानी कोई ऐसी कृषि जो कि वहाँ के पोषण, जैसे कि अब मान लो उसकी क्या कहते हैं तेंदुपत्ता की कृषि हो रही है, ठीक है ना, तो ये क्या करेगी, पोषण को हानि पहुंचाता है। भाई बीड़ी बनाने का काम होता है जो है, ये पोषण को हानि पहुंचाता है, तो इसके लिए प्रमोट नहीं करना है। नील की खेती हो रही है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसी खेती जिससे कि कोई फायदा नहीं है, ऊपर से पोषण को हानि हो रही है, उसको बंद करवाना। पशुपालन को प्रोत्साहित करना, भाई दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन, आयरन, विटामिन सब कुछ पाया जाता है, तो पशुपालन को बढ़ावा देंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच को बेहतर बनाना, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। इस माध्यम से हम पहाड़ी क्षेत्रों में पोषण पहुंचा सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो तुरंत लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। चलिए भैया सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में देखो स्वधार योजना कल भी पूछी थी, आज भी पूछी है। ये स्वधार योजना बहुत महत्वपूर्ण है भाई, आगे आपसे और भी ये पूछी जाती रहेगी। आइए देख लेते हैं मुद्रा योजना। अब देखो ऐसा करेंगे, कल हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें जो लेटेस्ट नई योजनाएं आई हैं उनको हम उसमें कवर कर लेंगे। वैसे हमने जो योजनाओं की पीडीएफ दे रखी है 199 लोगों रुपए वाली, जिन लोगों ने पीडीएफ ली होगी उनको हमने योजनाओं की पीडीएफ अलग से दे रखी है। टॉप 100 प्रश्न दे रखे हैं योजनाओं के, टॉप 100 प्रश्न दे रखे हैं पंचवर्षीय योजनाओं के, टॉप 100 आईसीएमआर का दे रखा है, टॉप 100 एक्ट के प्रश्न दे रखे हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें भी आपको पढ़ करके जाना है, उसमें हमने स्वधार योजना को करवा रखा है। तो चलिए देखते हैं स्वधार योजना किसके लिए है। देखो स्वधार योजना भारत सरकार को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लिए शुरू की गई है। बेसिकली यह महिलाओं के लिए शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य उन्हें आश्रय देना, भोजन देना, वस्त्र और स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करना है। यह स्वधार योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगली योजना पूछी गई थी पोस्ट मैट्रिक योजना। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना क्या है, चलिए देख लेते हैं। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना देश के अलग अलग वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता देने का एक प्रावधान है। ठीक है, तो अलग अलग वर्ग के छात्र होते हैं उनको स्कॉलरशिप इसके माध्यम से दी जाती है। इस योजना का मकसद छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने और उन्हें पूरा करने में उनकी मदद करना है। यह पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। अब क्या क्या प्रकार हो सकते हैं तो आप जानते हैं, SC/ST लोगों, जो आपके SC/ST लोग होते हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, छात्रवृत्ति दी जाती है। अल्पसंख्यक को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है। ठीक है, तो ये सारे इसके उदाहरण हो जाएंगे। अगला राष्ट्रीय क्रेच योजना। राष्ट्रीय क्रेच योजना के बारे में इतने डिटेल में हमने आपको पढ़ाया था और पीडीएफ में भी बता रखा था कि भाई राष्ट्रीय क्रेच योजना से प्रश्न आएगा। ये क्रेच योजना क्या है, पहली बात यह है जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा चालू की गई एक योजना है। इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली बच्चों और महिलाओं के लिए है। क्रेच योजना के अंतर्गत जो महिलाएं काम करने जाती हैं, मान लीजिए सुबह काम करने निकल जाती हैं, अगर उनके छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप उन बच्चों को आंगनवाड़ी में दे करके जा सकती हैं। दिन भर आंगनवाड़ी में उनका देखभाल किया जाएगा, उनका पोषण वगैरह की व्यवस्था की जाएगी। शाम को लौटते वक्त वो महिलाएं उन बच्चों को अपने साथ में लेकर के घर पे जा सकती हैं। तो यह है राष्ट्रीय क्रेच योजना। अच्छे से समझ में आ गई। यही प्रश्न आपका वहां पर डिटेल में पूछ रहे हैं। तो देखो राष्ट्रीय क्रेच योजना जो है वो कामकाजी महिलाओं, माताओं के लिए और बच्चों के राष्ट्रीय क्रेच योजना भी इसको कहा जाता है। ठीक है, यह असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के बच्चों को देखभाल के लिए बनाई गई है ताकि वे कार्यबल में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। यानी अगर उनके बाल बच्चे हैं तो भाई उनको आंगनबाड़ी में छोड़िए और अपना जो है दिन भर जो काम आप करते हैं आप जाकर के कर सकते हैं। चलिए अगला देखो, एक्ट से पूछा गया है दत्तक पुत्र। हमने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, आप देख लेना। दत्तक पुत्र जो हम ट्रेंडिंग टॉपिक नाम से वीडियोस कराते हैं उन सबको देख करके जाया कीजिए। ट्रेंडिंग टॉपिक्स की वीडियो सर्च करना, आपको इसी में मिल जाएगी चैनल के अंदर। उसमें क्या करते हैं हम कि जो ट्रेंडिंग में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेटेस्ट जो नए प्रश्न हैं, उन वीडियो में हम उन प्रश्नों को कवर करते हैं। और अभी तक 7-8 वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर के देखना, उस पर लिखा होगा ट्रेंडिंग टॉपिक, तो उसको पढ़ करके जाना। देखो दत्तक पुत्र से पूछा है कि एक माता जिनको पहले से पुत्र है क्या वह दत्तक पुत्र ले सकती है या नहीं। अब ये दत्तक पुत्र के अंदर दत्तक पुत्र और पुत्री दोनों आ जाते हैं। ठीक है ना, तो देखो दत्तक दंपत्ति एक बच्चा गोद ले सकते हैं यदि पहले से उनके पास एक है। अगर एक है तो भी ले सकते हैं, लेकिन स्थिति क्या हुई, कंडीशन क्या होगी, बच्चे के लिंग पर आधारित है। हिंदू दत्तक और भरण पोषण एक्ट 1956 के तहत हिंदू अलग अलग लिंग के बच्चों को गोद ले सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास में पुत्र है तो आप पुत्री को गोद ले सकते हैं, अगर पुत्री है तो आप पुत्र को गोद ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनका जो जेंडर है वो अलग अलग होना चाहिए यदि उनके पास पहले से एक बच्चा है। वैसे तो आप किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन आपके पास में पहले से एक बच्चा है तो आपको अलग जेंडर का ही बच्चा गोद लेना पड़ेगा।
बाकी इसके बारे में सब कुछ आपको समझा चुके हैं। राष्ट्रीय आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है, यह आपसे पूछा गया। एनआरएलएम के बारे में पूछा गया था। आइए देख लेते हैं इसकी स्थापना क्यों की गई है, यह पूछा था। देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी एनआरएलएम, इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबी को कम करना, ग्रामीणों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करना। इस उद्देश्य की ओर एनआरएलएम स्थायी समुदाय आधारित संस्थानों को बढ़ावा देना, ठीक है, जो ग्रामीण गरीबों को वित्तीय सेवा और आर्थिक सेवाओं के अन्य अधिकारों को प्रावधान सुविधा करेंगे। यानी कुल मिलाकर के जो ग्रामीण गरीब हैं उनकी सुविधाओं को बढ़ाना, उनके लिए व्यवस्था करना, ये काम है एनआरएलएम का, ठीक है। चलिए, आईपीसी की धारा 304, आईपीसी से पूछा जा रहा है लगातार प्रश्न। तो 304 बी जो आईपीसी की धारा है, यह किससे संबंधित है, यह आज आपसे पूछा गया है। आइए देख लेते हैं। वैसे एमपीएसआई के लिए जब क्लास शुरू करेंगे तो ये आईपीसी वगैरह और ये पूरे एक्ट वगैरह बहुत डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। बाकी आप लोग नोट्स ले सकते हैं, एमपीएसआई के नोट्स उपलब्ध हैं, साथ ही साथ में एमपीटेट वर्ग 3 परीक्षा के नोट्स उपलब्ध हैं, आबकारी के नोट्स उपलब्ध हैं। आप लोग कोई भी नोट्स जो है ले सकते हैं, ऊपर आपको हमने जो नंबर दिया उस पर मैसेज करके। देखो, आईपीसी की धारा 304 बी दहेज मृत्यु यानी कि डाउरी डेथ से संबंधित है, जिसमें शादी के 7 साल के भीतर किसी महिला की मृत्यु होने पर यदि यह साबित होता है कि उसकी मृत्यु से पहले उससे दहेज की मांग की गई थी, तो उसके पति रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, तो यह एक अपराध बनता है और इसके लिए सजा दी जाती है। तो 304 बी डाउरी डेथ से संबंधित है। आगे बढ़िए। कंप्यूटर, 3 प्रश्न आए हैं कंप्यूटर के। एमएस एक्सेल से पूछ रहे हैं, एमएस वर्ड से, और सेल बॉर्डर, ये सब जो पहले चीज़ें पूछी जा रही थी, यही सारी चीज़ें एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट वगैरह से पूछी जा रही थी। तो इनको आप लोग देख लेना। वैसे जिन लोगों ने 199 की पीडीएफ ले रखी है, उनको हमने एक अलग से पीडीएफ दी है। उसमें कंप्यूटर के 151 प्रश्न हैं, जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, इन 4 चीज़ों को एक साथ कवर किया गया है। वो वाली पीडीएफ जरूर पढ़ करके आप लोग जाना। चलिए, मैथ की बात करते हैं। 5 से 6 प्रश्न मैथ के आ रहे हैं। अभी हमने 31 तारीख को मैथ की एक वीडियो बनाई थी, उनमें जो प्रश्न लेटेस्ट में आ रहे हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक के नाम से होगी या फिर डली होगी डेट उस पर 31 मार्च, उसको आप लोग देख करके जाना, ठीक है। वहाँ पर हमने 3-4 जो टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं उसको हमने कवर किया है। लगभग 18 से 19 प्रश्न कराए हैं, उसको आप लोग देख करके जरूर जाइएगा। 12 श्रमिकों के एक समूह का औसत वेतन 1,80,000 रुपये है। यदि 2 श्रमिक 25,000 और 30,000 रुपये वाले एक समूह छोड़ देते हैं, तो फिर मतलब जो एवरेज है वो कितना बचेगा। तो भाई इसमें क्या करना है, देखो, पहले तो 12 श्रमिक थे, 1,80,000 था, 2 श्रमिक चले गए, श्रमिक बचे 10, 1,80,000 में से 25,000 और 30,000 जोड़ कितना, 55,000 होगा। तो अब क्या होगा, जो 1,80,000 रुपये था ना, उस 1,80,000 रुपये में से आपको क्या है, 55,000 रुपये जो हैं वो घटा देने हैं, ठीक है। जब आप घटाएंगे तो कुछ निकल करके आएगा अमाउंट। अब क्या है, 2 श्रमिक चले गए, बचे कितने, 10, तो जो अमाउंट यहाँ पर निकल करके आएगा उसमें 10 का डिवाइड दे देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इतनी जो एवरेज एज होगी, जो एवरेज वो होगा अमाउंट, वो इतना बचेगा। अब कितना बचेगा, 10 का डिवाइड दे करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर लिखना है। चलो भैया, बाकी एसआई के 2 सवाल आए थे, आज सिंपल लेवल के सवाल आ गए थे, ठीक है। पहले तो बहुत कठिन आ रहे थे, आज तो बड़ा सिंपल दिया है। ऐसे दिया था 1600 रुपये का 4% प्रतिवार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का मिश्रधन बताना था। मिश्रधन का मतलब होता है कि आपको उसमें साधारण ब्याज जो निकले उसमें आप मूलधन को ऐड कर दीजिए तो मिश्रधन बन जाएगा। ये वाला प्रश्न आज पूछा गया था, सिंपल प्रश्न था। आज ईएमआई के प्रश्न नहीं आए हैं। इसका आंसर पता हो या फिर आप निकाल लें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है। चलो, एलसीएम का एक प्रश्न पूछा था। एक प्रश्न ये पूछा गया था, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, तो टाइम मिलेगा तो कल आपको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी करा देंगे, 1-2 सवाल करा देंगे, तो बढ़िया रहेगा ट्रेंडिंग टॉपिक के अंतर्गत। x बराबर 0, y बराबर -5 कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, यानी कि आपका जो कौन से कोऑर्डिनेट में स्थित होगा, यह आपसे पूछा गया है। तो देखो, जब x बराबर 0 हो, y बराबर -5 हो, तो ये जो बिंदु है वो y अक्ष पर स्थित होगा, क्योंकि y पर -5 है, और यह तीसरे और चौथे चतुर्थांश के बीच में होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, तीसरे और चौथे चतुर्थांश के बीच में ये पॉइंट जो है वो स्थित होगा। कल हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ प्रश्न करा देंगे, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी कांस्टेबल, एमपीएसआई, आबकारी की क्लासेस कराएंगे, मैथ कराएंगे तो आपको अच्छे से करवा देंगे। लिंक नीचे दी गई, शुक्ला सर एएसबी के नाम से हमारा चैनल है, वहाँ पर हमने जो है ये एमपीएसआई, एमपीटेट और एमपी पुलिस की क्लासेस चालू कर दी हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। 2 क्लास हो चुकी है, आप जा करके फ्री में देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़िए। रीजनिंग के भैया टॉपिक देख लीजिए। प्रश्न तो एग्जैक्ट नहीं पता चला, पर टॉपिक पता चला है। सीरीज से प्रश्न आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट से प्रश्न आ रहे हैं, और 5 आदमियों में छोटे बड़ा पूछा था। ऐसे बोला कि भाई राम श्याम से बड़ा है, श्याम गीता से छोटा है, गीता सीता से बड़ी है, तो बताइए सबसे बड़ा कौन है। ऐसे 5 आदमियों को बना करके प्रश्न भेजा गया था। और वेन डायग्राम का एक प्रश्न आता। बालक शिक्षा देखभाल से देख लीजिए, गर्भपात कितने महीनों में हो सकता है, यानी कि कानूनन रूप से जो गर्भपात है वो कितने महीने में कराया जा सकता है, यह प्रश्न बना था। 24 सप्ताह इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं कानूनी सीमा क्या है। तो भारत में सामान्यतः गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति है।
लेकिन 2021 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट में संशोधन के बाद ये सीमा बढ़ा करके 24 सप्ताह कर दी गई है। यानी कि 24 सप्ताह का गर्भ है अगर, तो आप उसको जो है गर्भपात करा सकते हैं। कंडीशन क्या है कि मान लीजिए बच्चे के मान लीजिए सर नहीं बना है, बच्चे का पैर नहीं बना है, कोई डिफेक्ट है, बहुत ज़्यादा डिफेक्ट है, जो कि बच्चे के जन्म के बाद में उसकी बहुत बड़ी समस्या बन सकता है, जीवन भर उसको परेशान कर सकता है, तो ऐसे में गर्भपात कानूनी रूप से 24 सप्ताह के भीतर करवा सकते हैं। देखो अगला प्रश्न बना था, घुमा करके पूछा है, अगर बच्चा दस्त से पीड़ित है तो कौन सा वायरस इसके लिए जिम्मेदार होगा। सबको पता है अगर दस्त होता है तो भैया रोटा वायरस खतरनाक वायरस है, रोटा वायरस जो है इसके लिए जिम्मेदार है। कौन सी बीमारी हो जाती है जिसके बाद में रोटा वायरस जिसका जिम्मेदार होता है, उस बीमारी का नाम भी पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सर आज तो 5 प्रश्न पूछ लिए, अब भैया कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल जाते हैं तो पूछ लेते हैं, क्या दिक्कत है। पढ़ा रखा है ना आपको, कोई नए प्रश्न नहीं है, पढ़ा रखा है कि रोटा वायरस किस बीमारी में यूज में आता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, क्या दिक्कत है ना। जितना लिखोगे उतनी राइटिंग अच्छी होगी। और सर राइटिंग कैसे अच्छी होगी, ये कहो ना टाइपिंग अच्छी होगी, हाँ जो भी अच्छी होगी, ठीक है। अगर कोई किशोर अपराध करता है तो उसके लिए सजा कौन देता है, किसी किशोर ने अपराध किया है तो कौन सजा देगा। तो देखो अगर कोई किशोर अपराध करता है तो उसके लिए सजा किशोर न्यायालय जुवेनाइल जो कोर्ट होता है, जुवेनाइल जो कोर्ट होती है उसमें न्यायाधीश के द्वारा दी जाती है, ठीक है। अब किशोर न्यायालय ये एक विशेष न्यायालय होता है जो 18 वर्ष से कम उम्र के अपराधों से संबंधित होता है। यानी किसी की एज 18 वर्ष से कम है, अगर वो अपराध करता है तो जुवेनाइल कोर्ट के द्वारा उसको सजा सुनाई जाएगी। प्रबंधकीय कौशल में देखिए पैराग्राफ के 10 प्रश्न आए थे, आज पैराग्राफ बता रहे हैं कि कठिन आया था, ठीक है। तो पैराग्राफ भी आपको देख करके जाना है, पैराग्राफ कैसे सॉल्व करना है उन सब पर हम वीडियो बना चुके हैं। यही फायदा होता है जिन लोगों का लास्ट में एग्जाम होता है तो कोई नया टॉपिक आता है उस पर हम वीडियो बनाते चले जाते हैं, ठीक है ना। और ये एक एग्जाम में नहीं, सारे एग्जाम में करते हैं। एमपी पटवारी का हमने एग्जाम एनालिसिस कराया था, उसमें भी कराया था। आप देखना कोई भी टॉपिक डालना इंग्लिश का, जैसे आर्टिकल डालना, आर्टिकल बाय सक्सेस जंक्शन एमपी पटवारी, तो सारी वीडियो आपको दिख जाएंगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स हमने पढ़ाई थी वहाँ पर, तो इकोनॉमिक्स बाय सक्सेस जंक्शन एमपी पटवारी, तो आपको वो सारी वीडियो दिख जाएंगी, ठीक है। उसको पढ़ करके जाना, टाइम मिले तो बहुत फायदेमंद होंगी वो वीडियो। पंचवर्षीय योजना को बंद करने का मुख्य कारण क्या था, यह आपसे पूछा है। तो पंचवर्षीय योजना को बंद करने का मुख्य कारण भारत में आर्थिक नीतियों में बदलाव और योजनाबद्ध विकास के बजाय बाजार आधारित विकास को बढ़ावा देना था। देखो पंचवर्षीय योजना 1950 में चालू की गई थी, पुराना मॉडल था, तो अब मोदी जी को यह लगा कि नहीं कुछ नया करना चाहिए, तो पंचवर्षीय योजना को बंद करके नीति आयोग की स्थापना की गई और नीति आयोग जो है वो अब नीतियां बनाने का कार्य करता है। चलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये प्रश्न पूछा गया है, ये कल का टाइप रह गया है, इसको छोड़ दो, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना आज नहीं आई थी, कल ही आई थी, जो दीदी ने भेजा था ना, तो कल वाली जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना पूछी गई थी, उसको आप लोग देख लेना। 12वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी मॉडल पर आधारित थी। बाकी आपको प्रबंधकीय कौशल से संचार और नेतृत्व के जो प्रश्न आ रहे हैं, इसमें 90% जो प्रश्न प्रबंधकीय कौशल में आ रहे हैं वो आपके दिमागी समझ पर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नेतृत्व और संचार से जो प्रश्न बन रहा है वो आपको महिला सुपरवाइजर बना दे रहे हैं, आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बना दे रहे हैं, फिर आपको नेता बना रहे हैं, फिर प्रश्न पूछ रहे हैं एक अच्छा नेता होने के क्या गुण होने चाहिए। तो इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं जिनको आप पढ़ करके समझ के आसानी के साथ में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर मैसेज करके आप MPSI, MP पुलिस, MP आबकारी और MP टेट इनके नोट्स मंगा सकते हैं और महिला परीक्षक के नोट्स मंगा सकते हैं। और ये हमारा फेसबुक पेज है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। 1.9 के सब्सक्राइबर होंगे, सक्सेस जंक्शन के नाम से है। यहाँ पर छोटे छोटे आर्टिकल्स हमने डाल रखे हैं जिनको पढ़ करके भी आप जा सकते हैं, जैसे डायरिया क्या है, रोटा वायरस क्या है, इन सब के ऊपर छोटे छोटे आर्टिकल डाल रखे हैं। सबकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के आपको देख लेना है। और शुक्ला सर ESB वाला जो चैनल है उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो उस पर क्लिक करके आपको तुरंत सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो देख लेना है। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। शाम को 9 बजे सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस आएगा। आपसे निवेदन है जब भी आपका एग्जाम हो अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर भेज दिया कीजिए अपने नाम के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।